आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। तो निर्वाचन आयोग का काम होता है पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना। दोस्तों, चुनाव आयोग दो तरीके के होते हैं, एक तो राज्य निर्वाचन आयोग और एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग हम इसे कहते हैं। लेकिन जो राज्य होता है, राज्य के जो इलेक्शन होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, बल्कि वो इलेक्शन भी जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है सेंटर का, वही राज्य के भी इलेक्शन करवाता है। तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? राज्य निर्वाचन आयोग बेसिकली स्थानीय स्वशासन के इलेक्शन करवाता है, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इन सब के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और आज हम देखने वाले हैं भारत के निर्वाचन आयोग को। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसे हम संविधान के भाग 15 के अंदर आर्टिकल 324 में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिन्हें हम देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 324 जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको 325 भी याद रखना है, धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश। इसका मतलब है आर्टिकल 325 क्या कहता है कि आप धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर किसी वोटर के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि ये इस मूल का है, इस जाति का है तो ये वोट नहीं डाल सकता। इसके बाद 326 में हम पढ़ते हैं वयस्क मताधिकार को, यानी कि जो भी इंसान 18 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है, उसे वोट डालने का अधिकार है। इसके बाद 329 में मेंशन है कि चुनाव विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। तो अगर चुनाव को लेकर कोई भी विवाद होता है तो ये न्यायालय में नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये मामला नहीं जाएगा, तो ये इसके क्षेत्र से बाहर है। जो ये आर्टिकल हैं ये एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेंटर का इलेक्शन कमीशन होता है, जो भारत का इलेक्शन कमीशन होता है, इसके एरियाज़ क्या क्या होते हैं, कहाँ कौन कौन से इलेक्शन है जो कि हमारा सेंटर निर्वाचन आयोग करवाता है। ये है निर्वाचन आयोग के एरियाज़ की। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये राष्ट्रपति के इलेक्शन करवाता है और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति के इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल जो कि राज्य में होती है और विधान परिषद ये भी राज्य में होती है। तो इन सब के इलेक्शन जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकता है कि इनमें से किसके इलेक्शन जो हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाए जाते। तो आपको इसमें से एलिमिनेट करना होगा कि कौन सा है कि राष्ट्रपति है, या मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन हो सकती है कि विधान परिषद को लेके कि क्या विधान परिषद के इलेक्शन भी हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो यस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। शुरुआत में ये एक सदस्य आयोग था, 1950 में ये बना था। तो 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन बना था। ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग बना था और शुरुआत में ये एक सदस्य था। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या शुरुआत में ये कितने सदस्य था या अब कितने सदस्य हैं इसमें, तो ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 89 में ताराकुंडे समिति की सिफारिश पर इसे 3 सदस्य बनाया गया। दोस्तों 1989 में इसे 3 सदस्य बनाया गया था। उसके बाद ये 1990 में एक सदस्य बना दिया गया। उसके बाद फिर से 1993 में ये 3 सदस्य बना दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। तीनों की शक्तियाँ बराबर होती हैं। तो वर्तमान में जो है हमारे इलेक्शन कमीशन में 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं
और तीनों की शक्तियाँ बराबर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनको दर्जा होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर हम तीनों की ही बात करें, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उससे नीचे होते हैं, लेकिन शक्तियाँ तीनों की बराबर होती हैं। तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, दर्जा किसके समान होता है? सुप्रीम कोर्ट के। और पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है 2/3 मेजॉरिटी से संसद की, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता। उनको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। उसके लिए ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यहाँ पे देखना है संसद सदस्यों की यहाँ पे निर्भरता होगा। निर्भरताओं के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना और विधानमंडल में राज्यपाल को सलाह देना। सरकारी टीवी चैनल पर प्रचार के लिए समय देना। ये सारे कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोष व कमियों के बारे में। चुनाव आयुक्त की योग्यता निर्धारित नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई इनके बारे में क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। आईएएस रैंक के अधिकारी को निर्वाचन आयुक्त बना दिया जाता है। पदावधि संविधान में वर्णित नहीं है। पद की अवधि कितनी होगी इसके बारे में संविधान में कोई बात नहीं कही गई है। सेवा शर्तों के बाद अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं है। तो ये अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कहीं और भी काम कर सकते हैं, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या समस्याएं आती हैं। अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के दौरान कितनी हिंसा हुई है, कितने लोगों की जान चली गई है, कितने अलग अलग जो दल थे वो आपस में भिड़ गए और बहुत लोगों की जान उसमें चली गई है। तो चुनाव इलेक्शन के टाइम पे जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे उनके कारण क्या हैं ये हमें देखने हैं। एक तो दलों व प्रत्याशियों की बहुलता, बहुत ज़्यादा प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे दल जो हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बढ़ते खर्च व धन का प्रभाव, हालांकि लिमिट सेट कर रखी है कि इतना खर्च आप कर सकते हैं इलेक्शन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम बात करें तो लोकसभा के जो इलेक्शन है 25 लाख की लिमिट है उसके लिए, लेकिन आप देखते हैं कि अगर विधानसभा के इलेक्शन की बात कर लो तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो लोकसभा में तो वैसे भी बहुत होते होंगे, और विधानसभा में 10-15 लाख की लिमिट है, लेकिन करोड़ों का, और 1 करोड़ भी नहीं बल्कि कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं इलेक्शन में। अगर हम विधानसभा की ही बात करें तो लोकसभा की तो कोई लिमिट नहीं है। और फिर चुनाव मशीनरी व अधिकारियों का दुरुपयोग, तो जो चुनाव मशीनरी होती है और अधिकारियों का भी दुरुपयोग किया जाता है। हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं, जहाँ भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे तबादले बहुत होते हैं, लेकिन आजकल इस पे रोक लगा दी गई है। आचार संहिता लगने के बाद जो है किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे पहले बहुत अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद हिंसा और बाहुबल, हम इलेक्शन के टाइम पे अधिकांश देखने को मिलता है कितनी जगहों पे कि बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ हर इलेक्शन में ऑलमोस्ट आजकल हिंसा देखने को मिल जा रही है जगह जगह। राजनीति का अपराधीकरण, अगर अपराधीकरण की बात करें तो आज आपको ऐसा कोई भी पार्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें क्रिमिनल केसेस वाले प्रत्याशी ना हो, जबकि कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं कि जहां पे क्रिमिनल प्रत्याशियों की संख्या इतनी ज़्यादा अधिक है। दोस्तों, अगर हम एक बात करें कि
योग्यता की। तो अगर हम एक छोटी जॉब भी लेने जाते हैं तो उसमें छोटी सी कमी की वजह से हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं, और एक के ऊपर नहीं, न जाने कितने प्रत्याशियों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं, और एक एक नहीं कई कई केस चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो आराम से इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। और यहाँ हम एक छोटी सी कमी की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी। तो ये हमारी सरकार की कहें या फिर हमारे संविधान की कहें, ये बहुत बड़ी कमी है कि इसके बारे में अच्छे से मेंशन होना चाहिए था कि अगर कोई प्रत्याशी के ऊपर क्रिमिनल केस है, या मतलब एक सख्त पाबंदी होनी चाहिए थी इस चीज़ के ऊपर। जो पूरे देश को चलाते हैं ये लोग, पूरी शासन व्यवस्था को चलाते हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस पे कोई रोक नहीं है, और हो भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यही हम बात करें चुनावों में जाति व धर्म की भूमिका। दोस्तों, जो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा दिया जाता है, लड़ाई झगड़े दंगे कराए जाते हैं, आप इलेक्शन के टाइम पे देखोगे कि कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का मामला सामने आ जाएगा, जगह जगह से मामले आने लगेंगे। जो राजनीति है वो धर्म के ऊपर ही होती है, धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती हमारे देश में। दोस्तों, इन सब के बाद कुछ अदर फैक्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो है भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, और उस टाइम पे एक ही निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। तो ये दो तो 89 में हुए हैं, 1989 में। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये बनी थी रमा देवी, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में राजीव कुमार जो है निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो स्टार्टिंग के कुछ निर्वाचन आयुक्त तो आपको याद रखने हैं, जैसे सीक्वेंस में कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे। तो ऑलमोस्ट 5 या 6 आप एक दो बार रिवाइज कर लेना कि स्टार्टिंग के 5-6 निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो ये हमारा निर्वाचन आयुक्त का टॉपिक था आज का। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, इसकी समितियों के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट इसमें छूट भी गए हैं तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।